विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् शरीकर्ति वरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् शरीकर्ति वरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। इस सत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है लिंग्विस्टिक एंड एनएलपी रिसोर्सेज फॉर स्टडीइंग संस्कृत, इस विषय के संबंध में कुछ प्राथमिक बातें मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ और कुछ अनुभव के आधार पर अपने निरीक्षणों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इस सत्र का जो विषय है उसमें जो स्टडीइंग संस्कृत ये शब्द प्रयोग हुआ है उसके हम दो अर्थ अंतर्निहित है ऐसा समझ सकते हैं। एक तो है भाषा का अध्ययन करना, एक छात्र के तौर पर जो इसके पहले संस्कृत को नहीं जानता और जो अभी संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वह एक पाठ्यक्रम अपनाएगा और उस क्रम से संस्कृत भाषा का अध्ययन करेगा। प्रारंभ करेगा वर्णमाला से और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वह अधिकाधिक साधनों का अवलंबन करके अपनी क्षमता को और बढ़ाएगा और कदाचित यहाँ तक आ पहुँचेगा कि शास्त्र ग्रंथों को वह स्वयं अपनी बुद्धि लगाकर पढ़ पाएगा, पढ़ सकेगा। कदाचित इससे आगे जाकर स्वयं शास्त्र ग्रंथों की रचना भी कर सकेगा। किंतु जब यह छात्र प्रारंभ करेगा तो उसे शब्दों का संग्रह, व्याकरण, शब्दों का उच्चारण, इन और इनसे संबद्ध अन्य भाषा संबंधी विभागों का अवश्य ही अध्ययन करना होगा। ये पहली बात, पहला अर्थ स्टडीइंग संस्कृत से समझ में आता है। दूसरी बात जो समझ में आती है वो है गवेषणा करना, संशोधन करना, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखित शास्त्रों का अध्ययन करके, जिसके लिए संस्कृत की पूर्व पीठिका आवश्यक है, पूर्व ज्ञान आवश्यक है, जिसके आधार पर शास्त्रों के ऐसे गंभीर अध्ययन को करके उनके जो तथ्य है, उनके जो सिद्धांत है, मर्मस्थल है, उनका गहरा अध्ययन हो और उनकी समझ हो और जो शास्त्र जिन विषयों के बारे में प्रतिपादन करते हैं उसकी जो व्यवस्था बनाते हैं और जो विश्लेषण की पद्धति अपनाते हैं किसी भी प्रतिपाद्य विषय की उपपत्ति करने के लिए, उसकी समझ आ जाए। ये दो प्रमुख अर्थ स्टडीइंग संस्कृत इससे हम समझते हैं। और फिर इनके संबंध में जिन जिन संगणकीय साधनों
जिनकी उपलब्धता आज हमारे पास है, उनके बारे में हम एक दृष्टिक्षेपण कर सकते हैं। ये जो अध्ययन छात्र करेंगे, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन ये हो सकता है, जो संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहेगा वो उसके साथ परिचय प्राप्त करना चाहेगा और फिर यथावकाश अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहेगा। जैसे संभाषण भी करना चाहेगा और संभाषण करते करते जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें टालते हुए निर्दोष संभाषण, निर्दोष लेखन संस्कृत में वह करना चाहेगा। और जो संशोधन करना चाहेगा वह शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो इनसाइट्स हैं, उनको अपनाना चाहेगा, जिसके कारण कुछ नवीन तथ्य जो अपूर्व कहलाएंगे, ऐसे वह खोज पाएगा और विश्व के सामने रख पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी गवेषणा करके वह संस्कृत में ही कुछ ग्रंथों की रचना कर पाएगा। ये दो उद्देश्य इन दो क्षेत्रों के लिए, इन दो अर्थों के लिए हो सकते हैं। इस अवधारणा को मानकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे एक कुछ दिन पहले देखा हुआ चित्र स्मृति पत्र पर आ रहा है, जिसमें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे उनसे बात पूछते हैं, तव नाम किम, और वे उत्तर देते हैं, मम नाम किम। ये अत्यंत प्राथमिक, इस प्रकार का संवाद, प्राथमिक क्षमता, जिससे प्रारंभ कर जो आत्मविश्वास भाषा बोलने के लिए अत्यावश्यक है, उसे संपादन कर अधिकाधिक निर्दुष्टता की ओर वह छात्र बढ़ेगा। और फिर उसके चित्त में ये भावना भी जागृत होगी कि जिन ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं उनमें कौन से तथ्य है, क्या हम उन तथ्यों का अन्य विषय में उपयोजन कर सकते हैं या नहीं। और इस तरह से जब उसकी बुद्धि को भिन्न आगम संग्रह के कारण विवेक प्राप्त हो जाएगा, तो कदाचित वह स्वयं ही एक नया विचार देने वाला कोई ग्रंथ लिख पाएगा। अगर हम पहले अर्थ की बात करें, यहाँ भाषा की शिक्षा की बात आती है, तो डिजिटल मीडियम में आज के समय अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिन साधनों के आधार से कोई भी छात्र संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकता है। जैसे शब्द संग्रह के बारे में हो, व्याकरण के बारे में हो और शब्दों के उच्चारण के बारे में हो। इसके लिए संपूर्ण विश्व में अनेकानेक तपस्वी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से दो संस्थाओं का उल्लेख हमने इस स्लाइड में किया हुआ है। इन्होंने कई सारी ऐसी
संसाधनी उपलब्ध कर दी है, जिसका परिशीलन करके छात्र को अवश्य ही संस्कृत भाषा की अपनी क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्राध्यापक श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने शास्त्रिक मेथोडोलॉजी, शास्त्र पद्धति इस नाम का एक संस्कृत ग्रंथ लिखा है और उनके व्याख्यान भी इस विषय पर उपलब्ध हैं। उनमें जो पद्धति की बात की गई है वो दूसरे अर्थ से जुड़ी हुई है। अब ये पहले अर्थ की बात हम कर रहे हैं, उसमें और भी कई सारे डिजिटल साधन उपलब्ध हैं। जैसे NPTEL एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है, प्रसिद्ध मंच है। इस पर आपको संभाषण संस्कृत के 2 कोर्सेस कम से कम उपलब्ध हैं। इन कोर्सेस का महत्व ये है, और इतना ही नहीं, मूलभूत पाणिनीय व्याकरण के भी 4 कोर्सेस उपलब्ध हैं। इनमें साक्षात विचारों का आदान प्रदान, प्रश्नोत्तरी, इतना ही नहीं, असाइनमेंट्स और फिर प्रश्न पत्रिका, ये सभी उपलब्ध होते हैं, जिनके पश्चात आपकी उत्तीर्णता का निर्णय लिया जाता है और उस छात्र को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार हैदराबाद विश्वविद्यालय और इंद्रिया इनकी सहयोगिता से एक और पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है, इसका भी यहाँ अवश्य उल्लेख करना चाहिए। ये उल्लेख उदाहरण मात्र है, उपलक्षण है, विशेषण नहीं है। ऐसे अनेक उपक्रम, अनेक संस्थाएं कर रही है, जिनमें से जिसे जो अच्छा लगे वह उपक्रम वह छात्र कर सकता है। किंतु ये ऑनलाइन डिजिटल वीडियो माध्यम से उपलब्ध संसाधन है। आप कृपया इनका संज्ञान अवश्य लें, ये मेरी अभ्यर्थना है। sanskritkosh.com ये एक वेबसाइट है जहां संस्कृत के संबंध में आज तक बनाए गए लगभग 50 कोश एक जगह पर उपलब्ध हैं। अगर आप किसी शब्द को खोजना चाहते हैं तो यहाँ जाकर आप उस शब्द को टाइप करिए और फिर 50 कोशों में से उस शब्द के संबंध में जो भी जानकारी है वो वहाँ एक विंडो में, एक ब्राउज़र में आपके सामने झट से उपस्थित की जाती है। ये एक बड़ी अच्छी सुविधा छात्रों के लिए, केवल छात्र के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और इसका मोबाइल ऐप भी आज उपलब्ध है। इतना ही नहीं, तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये वार्ता पढ़ी थी कि डेक्कन कॉलेज पुणे में स्थित जो एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, ये कोश बन रहा है, जिसके लगभग 5 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। अभी ये सारी सामग्री, ये सारे खंड 2 या 3 महीने के अंतराल से सभी जनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कोश एक निधि है, एक खजाना है, जिसमें लगभग 1500 संस्कृत ग्रंथों को कॉर्पस बनाकर उनमें से शब्दों का चयन धुरंधर विद्वानों द्वारा कराया गया है।
इसीलिए इस कोश का महत्व आधुनिक काल में अनितर साधारण है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, जो कभी कभी भारतीयों के ऊपर आक्षेप के तौर पर ली जाती है कि उन्हें इतिहास का और ऐतिहासिक स्थलों को जतन करने का अनुभव नहीं, उनकी आदत नहीं, ऐसे कहा जाता है। तो ये कोश ऐसा है जिसमें कोई शब्द किसी अर्थ में कब पहले प्रयुक्त हुआ, उसके पश्चात कदाचित उसका अर्थ कैसे बदल गया, ये सारी ऐतिहासिक जानकारी भी इस कोश में उपलब्ध होगी। इसीलिए इन दो कोशों का निर्देश करना अत्यावश्यक है। ये केवल संस्कृत भाषा से संबद्ध कोश यहाँ मैंने उद्धृत किए हैं। इसके साथ साथ अन्य भी आधुनिक संस्थान जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के आधार से कई सारे कोशों की रचना की है, वे भी आज हमें उपलब्ध डिजिटल माध्यम में हैं। जैसे कि CSTT द्वारा बनाए गए कई सारे कोश हैं। और भिन्न भिन्न राज्यों में भी भाषा संचालनालय ये व्यवस्था होती है, जहाँ ऐसे ही कई सारे कोश बनाए हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र राज्य में भाषा संचालनालय ने ऐसे ही जो कोश बनाए हैं, वे भी आज डिजिटल माध्यम में उपलब्ध हैं। और भी कई सारे कोश हैं। इन कोशों के साथ थेसॉरस ये और एक विशेष प्रकार का कोश इसका निर्देश करना आवश्यक है, जिसमें हमने जो संस्कृत वर्डनेट बनाया है उसका उल्लेख मैं करूँगा, जिसमें पर्यायार्थ के साथ अन्य भी कौशिक अर्थ आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, तो ये संस्कृत वर्डनेट चूँकि अन्य भारतीय भाषाओं से और उनके वर्डनेट से संबद्ध हैं, इसलिए अन्य भारतीय भाषाओं का भी एक साथ आपको यहाँ छात्र को एक साथ यहाँ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसमें जो वस्तु विभाजन, वस्तु वर्गीकरण है, जो ऑन्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसका भी एक महत्व है, जिसका अध्ययन और अधिक करने की भी आवश्यकता है। और इस संबंध में ऐसे ही अन्य कोश भी उपलब्ध हैं। अमरकोश और अन्य कोशों का भी कुछ इस प्रकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय में काम हुआ है। इन सभी का छात्रों को परिशीलन करना चाहिए, जिसके कारण उनका संस्कृत भाषा का ज्ञान, उनकी क्षमता अधिक बढ़ सकती है। इसी संबंध में संस्कृत वर्डनेट के आधार पर IIT मुंबई में एक टूल हमने विकसित किया है, जो छात्रों को संस्कृत भाषा विशेषतः शब्द संग्रह के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध होता है, और वो है शब्दमित्र। इस शब्दमित्र टूल में अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित होती है, और ये हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत शब्दमित्र के साथ साथ अनेक भारतीय भाषाओं के भी शब्दमित्र अंतर्निहित करने की योजना है। शब्दमित्र, इसमें हम वर्डनेट डेटा के साथ साथ उसमें शब्द संग्रह का अभिव्यंजन करने वाला चित्र एवं शब्द का उच्चारण, इनकी भी जोड़ वहाँ दे रहे हैं, जिसके आधार पर अनेक प्रकार का उपयोग
इसका हो सकता है। ये जो शब्द है शब्द मित्र, इसके दो अर्थ हमें अभिप्रेत हैं, हमने निर्धारित किए हैं, जिनमें से एक तो मित्र शब्द का मित्र अर्थात फ्रेंड ये अर्थ है, और दूसरा मित्र शब्द का जो सूर्य प्रकाशक वो भी अर्थ इसमें हमें अभिप्रेत हैं। और इन दोनों अर्थों को यथार्थ ये टूल करेगा ऐसा हमारा विश्वास है, और इसी को सामने रखकर हमने इसकी संरचना करने का भी प्रयत्न किया है। संस्कृत शब्द मित्र की ये लिंक है, समयाभावात ये अभी हम यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, किंतु ये लिंक अवश्य है, इस पर जाकर आप इसे अवश्य देख सकते हैं, कोई भी छात्र देख सकता है। इसके लिए हमने नीति आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीबीएसई या आईसीएसई ऐसे शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, इन सभी के साथ संपर्क किया है, और आशा है कि हमें अच्छा सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा। यहाँ तक जो हमने प्रतिपादन किया है उसका सार ये है कि जो छात्र संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन डिजिटल अनेक साधन उपलब्ध हैं, और इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। कुछ साधन आपके साथ बात करने जितने चेतन नहीं हैं, कुछ साधन पैसिव है जो आपको केवल जानकारी देते हैं, किंतु कुछ साधन ऐसे भी हैं जैसे एनपीटीईएल के कोर्सेज हैं जिसमें आपको अपना ज्ञान परीक्षित करने का भी अवसर प्राप्त होता है। शब्द मित्र में हमने परीक्षा का भी एक मॉड्यूल बनाया है, ऑटोमेटिक, जिसमें परीक्षा छात्र की ली जाएगी और उसे अंकन किया जाएगा, और फिर छात्र को कहीं वह कोई दोष कर बैठता है, भूल कर देता है, तो उसे सुधारने का भी अवसर उसे मिलेगा। इस प्रकार से इसे इंटरैक्टिव कहते हैं, उस प्रकार का ये संसाधन यहाँ उपलब्ध है। अभी अगर हम इससे आगे बढ़कर संशोधन की बात करें, विशेषतः जो व्याकरण शास्त्र और न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र, इनमें विशेषतः शब्द के साथ जुड़ी हुई जो भी गवेषणा है, उनके लिए ये दो साधन ऐसे हैं जिनका हम निर्देश करना चाहते हैं, दो क्षेत्र हैं जिनका हम निर्देश करना चाहते हैं, और आप सभी छात्रों से ये हम अनुरोध करना चाहते हैं, अभ्यर्थना करना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का परिशीलन करने का संकल्प आप अवश्य करें। एक है कॉग्निटिव एनएलपी, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में संशोधन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनमें से एक है आई ट्रैकर मशीन, जिसमें किसी शब्द का या वाक्य का जो ज्ञान हमें पढ़ते समय होता है, उसमें हमारे आँखों की जो गति होती है, विशेषतः आँखों में स्थित कृष्ण तारा जो है उसकी जो गति होती है, या फिर वो रुक जाता है या फिर वो पुनः वापस आता है, ये जो आँखों की हमारी गति है, इसको नापा जाता है, और इसका मापन करके, सांख्यिकीय गणित करके, इसमें से कुछ निष्कर्ष अवश्य ही निकाले जाते हैं। ये आई ट्रैकर है, और इसके जैसे और भी साधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, भगवान भर्तृहरि अपने मूर्धन्य ग्रंथ वाक्यपदीय के दूसरे कांड के प्रारंभ में वाक्य लक्षण बताते हैं
वाक्य लक्षणों का संग्रहण करते हैं। आख्यात शब्द संघातो जाति संघातवर्तिनी इत्यादि इन वाक्यों के लक्षणों का परीक्षण और परिचय अगर आपको आधुनिक पद्धति से करना है तो कृपया आप इस साधन का परीक्षण परिशीलन अवश्य करें। 2018 में इसके संबंध में एक लेख हमारी छात्रा जो अभी IIT खड़गपुर में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विभाग में पढ़ा रही है उनके साथ हमने प्रकाशित किया है, उसका आप अवश्य परिशीलन करें। और दूसरी बात है, संस्कृत के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में जो छात्र अध्ययन करते हैं उनका प्रमुख विषय कोई हस्तलेख प्रकाशित करना, हस्तलेख का अध्ययन करना और उसे प्रकाशित करना ये होता है। उसके लिए जो डिजिटल साधन उपलब्ध हैं उनमें से एक ये टेक्सचुअल हिस्ट्री टूल है जो हमने IIT मुंबई में बनाया है और ये फाइलोजेनेटिक्स इस क्षेत्र में पड़ता है। इसके तथ्यों का विचार करके ये टूल हमने बनाया है और इसके संबंध में एक पुस्तक हमने प्रकाशित किया है जिसका संपूर्ण उल्लेख यहाँ इस स्लाइड पर भी हमने किया हुआ है। टेक्सचुअल हिस्ट्री टूल एंड कंप्यूटेशनल फाइलोजेनेटिक्स फॉर संस्कृत विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट, ये डेक्कन कॉलेज द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। ये दो जो मुद्दे हमने, दो क्षेत्र जो हमने संशोधन के संबंध में आपके सामने रखे हैं और जिन साधनों का हमने उल्लेख आपके विचारार्थ रखा है वे पुनः उपलक्षण मात्र हैं। ऐसे और भी अनेक साधन अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, आप उनका भी परिशीलन अवश्य करें। आई ट्रैकर के संबंध में अध्ययन करने के पश्चात हमने ये टर्मिनोलॉजी विकसित की है जो हमने एक लेख में भी प्रकाशित की है। दृक्पातः, दृक्पात धारा, दृक् परिनिवर्तनम, दृक्पृष्ठगामित्वम, दृगवसायः, दृग्गलनम, दृक्पात धारा मार्गः, ये परिभाषा संस्कृत के कोशों में नहीं है, इस संदर्भ में तो विशिष्टतया नहीं है। तो जब हम शुरू में ये बात कह रहे थे कि संशोधन का एक उद्देश्य आप उस क्षेत्र में अधिक अध्ययन करके संस्कृत में रचना करें, परिभाषा निर्माण करें, उसका ये एक उदाहरण है जो करने का हमने छोटा सा अल्प सा प्रयत्न किया हुआ है। एक निरीक्षण हम मेथोडोलॉजी अर्थात पद्धति के ऊपर भी करना चाहते हैं और वो ये है, आमतौर पर विशेषतः संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो संशोधन किया जाता है वो संपूर्णतया सूत्रानुलक्षी होता है। परंपरा का भी हमारा यही बल है। लक्षणिक चक्षुष्कत्व ये हमारा सबसे बड़ा कथन है। तो हम आधुनिक संसाधनों के परिचय के कारण आपसे ये अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा इसको भी बदलने की आवश्यकता है और जो लक्ष्य है उसका अध्ययन स्वतंत्रतया लक्षणों के पास, सूत्रों के पास न जाते हुए, या फिर अगर आप सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं तो कुछ क्षण उसे दूर रखकर लक्ष्य का अध्ययन स्वतंत्रतया करने के साधन आज आपके पास उपलब्ध हैं और आप अवश्य ही इन साधनों का उपयोग करके
लक्ष्य का अध्ययन करें और अपने आप को पाणिनि की जगह बिठाएं। तो पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ पाणिनि। अगर आप डेटा का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप कॉर्पस का अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपको इसका व्याकरण लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न अगर आप अपने आप से स्वयं से पूछते हैं तो आप अपने आप को पाणिनि की जगह पर बिठाते हैं। फिर आपको पाणिनि को जो समस्याएं आई उनका सामना करना पड़ेगा और फिर उनमें से उन्होंने जो रास्ते निकाले हैं वे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आपको ये जो व्यवस्था है उन्होंने बनाई हुई वो और अधिक अच्छी तरह से कदाचित समझ में आएगी। इसके संबंध में हम एक और आप उस व्यवस्था में जो बात अनुक्त है, जो बात कही नहीं गई है, जिस विषय को अध्ययन का विषय नहीं बनाया गया उसका अध्ययन आप कर सकते हैं और ये जो शास्त्र में एक अभाव रह गया उस अभाव को आप दूर कर सकते हैं। इसके संबंध में विसप प्रयोग अथवा विसप प्रसाद इस नाम के हमारे एक छोटे से ग्रंथ का जो अभी अप्रकाशित है उसका हम उल्लेख करना चाहते हैं, जो इसी तरह से डेटा का विश्लेषण करते समय हमारे सामने बात आ गई, जिसका स्पष्टीकरण करने के लिए जो सामान्य पद्धति पाणिनि आचार्य द्वारा अपनाई गई है उसी के आधार पर ये रचा है। ऐसे ही शब्दसूत्र नामक और एक ग्रंथ को भी हमने इसी पद्धति से अध्ययन करके रचा है। प्रकृति प्रत्यय विभाग निश्चय ये भी एक और छोटा ग्रंथ इसी संबंध में हमने रचा है। और फिर आपको ये बात पता चलेगी, कदाचित ये सत्य होगा कि पाणिनि का जो दृष्टिकोण है वो रिडक्शनिस्ट है। ये कदाचित आपको पता चलेगा और अधिक अच्छा समझ में आएगा। इस वक्तव्य का मैं उपसंहार करना चाहता हूँ ये कहकर कि जो संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए विशाल साहित्य डिजिटल मीडियम में उपलब्ध हैं, जिसके कारण छात्रों की संस्कृत भाषा की क्षमता अवश्य ही बढ़ सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षक का कोई आदेश नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से बोला जाए तो, देखा जाए तो शिक्षक का कोई पर्याय नहीं है। जो मानवीय शिक्षक हैं वो चाहिए ही चाहिए, किंतु उसके साथ साथ अनेकानेक संसाधन ऐसे हैं जो आपको भाषा सीखने में और अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। और जो संशोधक हैं वे अपने आप को एनएलपी के क्षेत्र में जो नई बातें सामने आ रही हैं उनसे सदा परिचित करते रहें, ताकि उनकी दृष्टि भी अपूर्वता के दृष्टि में आगे चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी प्रक्रिया है आधुनिक संसाधनों के संबंध में कि इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया है। आधुनिक साहित्य के परिचय से, साधनों के परिचय से हम संस्कृत शास्त्रों को और अधिक अच्छा समझ सकते हैं। संस्कृत शास्त्रों के आधार से हम नए नए टूल्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उनके
डिटेल्स, उनको विस्तार पूर्वक हम बना सकते हैं, उनकी संरचना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस परिचय से संस्कृत में लिखे गए शास्त्रों का भी विकास हम कर सकते हैं। नई कल्पनाएं और नई परिभाषाओं का निर्माण करके। जहाँ इस वर्कशॉप में बोलने का, आप सभी के साथ संवाद करने का यह परम पावन अवसर मुझे प्रदान किया, इस कारण वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और आप सभी के प्रति भी जिन्होंने ये वक्तव्य शांतिपूर्ण अंतःकरण से सुना, आपको भी प्रणाम करके मैं विराम लेता हूँ।